नमस्कार साथियों, मेरा नाम एस.एन. भारती है और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स का नए सेगमेंट। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। और आज तारीख हो जाता है आप लोगों को, कितना तारीख है आज? तो आज तारीख है आप लोगों को 25 जून 2025। हम लोग 25 जून 2025 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उस सभी पर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आप लिंक पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और उसके बाद जो है आप यहां से पीडीएफ से डाउनलोड करके अपनी सुविधा के अनुसार से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आपको टेलीग्राम पर पीडीएफ प्रतिदिन का डाला जाता है, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार से पढ़ सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं पहला क्वेश्चन सर, और हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। चलिए देख लीजिए, पहला क्वेश्चन है। आप लोगों को बता चुके हैं कि पहला क्वेश्चन जो है आप लोगों को देते हैं दिवस से देते हैं, और दिवस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। तो आइए देख लेते हैं कि कौन सा दिवस हाल में मनाया गया है। तो आपको जो मनाया गया है इंटरनेशनल डे ऑफ वोमेन इन डिप्लोमेसी, ठीक है। और ये जो आपको मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ वोमेन इन डिप्लोमेसी, प्रतिवर्ष ये कब मनाया जाता है? तो यह प्रतिवर्ष जो है आपको 24 जून को मनाया जाता है, अर्थात कल के दिन जो है यह दिवस मनाया गया है। और यह दिवस जो है क्यों मनाते हैं, किस लिए मनाते हैं, तो ये देख लेते हैं, जान लेते हैं। तो ये जो है सबसे पहले इसका हिंदी आप लोग जान लीजिए कि इंटरनेशनल डे ऑफ वोमेन इन का हिंदी क्या होता है। तो हिंदी होती है आपको कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। सबसे पहले तो ये आप लोग को जानना होगा कि हिंदी ये होती है। उसके बाद ये कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष? तो 24 जून को मनाया जाता है, ताकि कूटनीति के क्षेत्र में महिलाओं के द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका को सम्मानित और मान्यता दी जा सके। तो आप लोगों को ध्यान रखना है। और हम लोगों का जो समाज है क्या है, तो पुरुष प्रधान देश होता है। सभी देशों में आपको दिखाई पड़ेगा, क्या दिखाई पड़ता है कि पुरुष प्रधान दिखाई पड़ता है। लेकिन महिलाओं को कह सकते हैं कि उतना कह सकते हैं कि अधिकार नहीं दिया जाता है। लेकिन अब जो है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा भी कह सकते हैं, उसके बाद सभी देशों के द्वारा कह सकते हैं कि महिलाओं को भागीदारी को क्या किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। और इसी वजह से जो कह सकते हैं कि आपको विदेश नीति के तहत जो है किसमें, आपको संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा जो है 2022 में 76वें अधिवेशन के दौरान कह सकते हैं कि आपको यहाँ पर इसको मान्यता दिया जाता है, किसको? इंटरनेशनल डे ऑफ वोमेन इन डिप्लोमेसी को। और इसी वजह से जो है प्रतिवर्ष आपको मनाते हुए दिखाई पड़ रहा है। कौन सा दिवस दिखाई पड़ रहा है आपको? 24 जून को मनाते हुए इंटरनेशनल डिप्लोमेसी इन वोमेन, है ना। आप लोग ध्यान रखिएगा कि कौन सा दिवस मनाया जाता है 24 जून को, है ना। तो ये आपको जो इंटरनेशनल डे ऑफ डिप्लोमेसी दिखाई पड़ती है आपको 24 जून को। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग अगले प्रश्न पर बात करते हैं। और अगला प्रश्न हम लोगों के सामने में है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश में जो है एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे? तो आप लोगों को याद रखना है कि आपको हाल फिलहाल में जो है एससीओ की बैठक होने वाला है। कहां पर बैठक होने वाला है? किंगदाओ। और किंगदाओ है कहां पर? तो ये है आपको चीन में है। तो किंगदाओ में बैठक होने वाला है किस चीज का? तो एससीओ का। और एससीओ के बैठक में भाग लेने के लिए ये जो है सभी देशों के रक्षा मंत्री, सभी देशों को नहीं कर सकते हैं जो कि एससीओ के सदस्य हैं। तो एससीओ के सभी सदस्यों का जो रक्षा मंत्री है ये इसमें भाग लेने वाले हैं। और हम लोगों के रक्षा मंत्री कौन है? तो हम लोगों के रक्षा मंत्री आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कौन है, आपको राजनाथ सिंह है। और राजनाथ सिंह ही कहाँ गए हैं? तो चीन के किंगदाओ गए हैं, ठीक है। तो किंगदाओ में शुरू होने वाले संघाई सहयोग संगठन के 2 दिवसीय सम्मेलन में जो है आतंकवाद को रोकने के प्रयासों को बढ़ाने के लिए दबाव देंगे, ठीक है। इसको कह सकते हैं कि आतंकवाद को रोकने के प्रयासों को बढ़ाने के लिए दबाव देंगे। कौन? आपको राजनाथ सिंह। इसी वजह से जो इस सम्मेलन में आपको भाग लेते हुए दिखाई पड़ेंगे। और इसमें कह सकते हैं आपको सिंदूर ऑपरेशन के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो कि आपको दिखाई पड़ेंगे हम लोगों के रक्षा मंत्री, जो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, और उसके बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री आपको एक मंच पर बैठते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो यह कह सकते हैं कि यहाँ पर दोनों के बीच में बातचीत होने वाली है। और ये कौन सा संगठन है? तो आपको एससीओ। तो एससीओ के संगठन के बारे में आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग यहीं पर बात कर लेते हैं कि नाम आता है किसका? चीन का। तो चीन की राजधानी क्या है? तो चीन की राजधानी आप लोगों को सभी को मालूम होना चाहिए कि बीजिंग है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति है कौन है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति आप लोगों को मालूम होना चाहिए कौन है? राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। और मुद्रा मालूम है? मुद्रा क्या है यहाँ की? तो चीन की जो मुद्रा चलती है आधिकारिक मुद्रा होती है रेनमिन भी है। क्या है? आधिकारिक मुद्रा रेनमिन भी है। अब आप लोगों को यदि ध्यान में है कि युआन है, तो युआन आप लोग अपने दिमाग से निकाल देना है ना। क्या रखना है दिमाग में?
तो आपको रेन मीन भी रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं हम लोग। तो याद रखिएगा एससीओ की बैठक कहां पर हो रही है, तो आपको चीन में। और कौन भाग ले रहे हैं इसमें? भाग ले रहे हैं हम लोगों के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भाग ले रहे हैं, है ना। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। और अगला प्रश्न हम लोगों के सामने में देखिए कौन सा है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ठीक है। और इस तरह का जो प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है, जो एनटीपीसी का यदि आप एग्जाम दे रहे होंगे, है ना, तो उसमें आपको इस तरह का प्रश्न देखने को मिल रहा होगा कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा जो है संयुक्त रूप से कौन सी नई पहल शुरू की गई है। तो नई पहल जो शुरू की गई है कौन सा है? नाम है नाव्या। क्या नाम है इसका? नाव्या नाम है। प्रधानमंत्री के विकसित भारत @ आपको बता सकते हैं कि 2047 के विजन और महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के प्रति सरकार की अटूट प्रतिबद्धता के अनुरूप महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के साथ मिलकर जो है 24 जून 2025 को, कब? तो 24 जून 2025 को, अर्थात कल के दिन कह सकते हैं। तो 24 जून 2025 को उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में? तो उत्तर प्रदेश का एक जिला का नाम है सोनभद्र। आपको दिखाई पड़ता है बिहार झारखंड से सटते हुए एक डिस्ट्रिक्ट दिखाई पड़ती है, कौन सा? सोनभद्र। और सोनभद्र में कह सकते हैं कि किशोरियों के कौशल विकास के लिए कह सकते हैं कि दोनों मंत्रालयों की संयुक्त पायलट पहल जो है नाव्या। कौन सा पहल है? नाव्या है। इसमें कह सकते हैं कि आपको युवा किशोरियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से आकांक्षाओं को पोषण शुरू करेगा। आइए हम लोग जान लेते हैं कि आपको जब नाम आता है, किसका नाम आता है? नाव्या का नाम आता है। तो नाव्या के बारे में थोड़ी सी जानकारी और होनी चाहिए आप लोगों को। नाव्या क्या है? तो यह एक जो है पायलट पहल है। क्या है? एक तरह से कह सकते हैं कि इसको शुरुआती दौर में जांचने के और परखने के लिए चलाया जा रहा है कि क्या ये सही है या नहीं है, तो इसीलिए इसको पायलट पहल कहा जाता है। तो यह जो है नाव्या क्या है? एक यह पायलट पहल है जिसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य हम लोग देखते हैं तो उद्देश्य क्या है? 16 से 18 वर्ष की आयु की किशोरियों को कक्षा 10 की न्यूनतम योग्यता के साथ मुख्य रूप से गैर पारंपरिक नौकरी भूमिकाओं में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना है। तो याद रखना है आप लोग को, उम्र याद रखना है, खास करके कितने वर्ष की लड़कियों को? तो 16 से 18 वर्ष की लड़कियों को। ऐसा नहीं कि सभी लड़कियों के लिए नहीं रखा गया है, इसमें रखा गया केवल 16 से 18 वर्ष की आयु को रखा गया है। और यह पायलट पहल जो है देश के 27 जिलों में लागू की जाएगी। कितने जिलों में? तो 27 जिलों में लागू की जाएगी, जिसमें से 19 राज्यों में फैले आकांक्षित जिले और पूर्वोत्तर राज्यों के जिले शामिल हैं। तो ध्यान रखिएगा, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है आप लोगों को, इतना यदि आप याद रखते हैं तो यही आप के लिए काफी है। तो ध्यान रखिएगा आपको कौन सा है? तो कौशल जो बदलते क्या है? कौशल जो बदलते जिंदगी, है ना, कौशल जो बदल दे जिंदगी। तो ये आपको इसका टैग लाइन है, तो टैग लाइन भी आपको याद रखना है कि कौशल जो बदल दे जिंदगी, वही है नाव्या। तो नाव्या क्या है? टैग लाइन है इसका, तो याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है देख लेते हैं कि मध्य पूर्व में सबसे बड़ा अमेरिकी नौसेना अड्डा। आप लोगों को कल जो है बताए थे, किसके बारे में बताए थे आपको? अमेरिका क्या करता है? आपको अटैक करता है। किस पे अटैक किया था? तो आप किस पे? तुर्की पे, ईरान पे, है ना। किस पे अटैक किया था? ईरान पर अटैक किया था। आइए उसी से संबंधित एक प्रश्न है, फिर से है, देखिए क्या है। मध्य पूर्व में सबसे बड़ा अमेरिकी सैन्य अड्डा, तो अमेरिकी सैन्य अड्डा बना के रखा है, कहां पर बना के रखा है? अल उदीद एयर बेस। और ये कहां पर है? ये आपको कतर में है। कहां पर है? मध्य पूर्व। यदि बात करते हैं कि मध्य पूर्व में एक देश है, उसका नाम है कतर, और यहाँ पर सैन्य अड्डा बना के रखा है। कौन सा देश बना के रखा है? ये अमेरिका बना के रखा है। और यहाँ पर यदि बात करते हैं तो ईरान, और आपको पता है कि ईरान और किसमें? इजराइल में क्या चल रहा है? एक तरह से दोनों में युद्ध चल रहा है। और इसमें आपको कल बताया था कि बीच में कूद जाता है, कौन कूद जाता है? अमेरिका कूद जाता है। और अमेरिका जो आपको दिखाई पड़ता है, ईरान के 3 शहर आपको कल बताए थे कि नातांज, फोर्दो और उसके बाद इस्फहान। इस पे क्या करता है? एक तरह से यहाँ पर उसको लगता है कि कहीं ना कहीं परमाणु बम बना रहा है, इस पे अटैक करके इस शहर को तहस-नहस करने की कोशिश किया जाता है। इसी का जवाब देने की कोशिश कर रहा है अब ईरान। ईरान भी चुपचाप क्यों बैठेगा? तो ईरान भी कुछ ना कुछ करेगा। तो ईरान जो है अमेरिका से तो लड़ नहीं सकता है, तो देखिए क्या कर रहा है। तो अमेरिका के यहाँ पर आपको दिखाई पड़ता है जो सैन्य अड्डा ये बना के रखा है, कहां पर बना के रखा है? अल उदीद एयरबेस कतर में, इसी पर अटैक कर देता है। तो ईरान ने जो है अपने परमाणु ठिकानों के ऊपर जो अमेरिका के हवाई हमलों का कह सकते हैं कि बदला लेने की शुरुआत कर दी है। जिस तरह से अमेरिका ने मिसाइलों और बमों से ईरान के नातांज, फोर्दो और इस्फहान जैसे संवेदनशील परमाणु ठिकानों पर क्या करता है? निशाना बनाता है। ठीक वैसे ही अब प्लान पर ये
ठीक वैसे ही जो है आपको ईरान ने अब कतर के मौजूद जो है आपको दिखाई पड़ता है अमेरिका के सबसे बड़े वायुसेना अड्डा जो है अल अदीद है ना, अल उदीद कह सकता है या कहीं पर अल अदीद भी दिखाई पड़ता है, तो अल उदीद जो आपको एयरबेस दिखाई पड़ता है, यहाँ पर क्या करता है, मिसाइल दाग देता है। तो मिसाइल दागता है तो स्वाभाविक बात है कि कुछ ना कुछ यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ तहस नहस होगा। तो ईरान के इस कदम ने कह सकते हैं कि पश्चिम एशिया में जंग को और भी क्या कर देता है, गहरा देता है। लेकिन जब तक ये प्रश्न दे रहे थे तो उस वक्त तक तो ये चल रहा था, लेकिन अभी जो है युद्ध को तत्काल रोका गया है। और ये किसके कह सकते हैं, आपको कल उस प्रश्न को दे देंगे। तो ये जो है किसके प्रयास से, तो डोनाल्ड ट्रंप के प्रयास से। अमेरिका ही इस पे जो है थोड़ा सा पाबंदी लगाने की कोशिश करता है। यदि सोचता है कि यदि ज्यादा युद्ध हो जाएगा दोनों तरफ से तो सभी देश क्या हो जाएगा, उलझ जाएगा। आपको मध्य पूर्व में कुछ देश उलझते हुए दिखाई पड़ता है। और नाम आता है कतर का, तो कतर के बारे में जल्दी से बता दें। कतर की राजधानी क्या है, कतर की राजधानी आपको दोहा है। और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है, कौन सी मुद्रा चलती है, रियाल मुद्रा चलती है। आइए थोड़ा सा मैप पर हम लोग देख लेते हैं कि कतर आप लोगों को दिखाई कहां पर पड़ता है ना। तो आपको ज्यादा तो ज्योग्राफी वाले सर बताएंगे, लेकिन आपको सिर्फ यहाँ पर हम सिर्फ झलक दिखाएंगे। तो आपको ये जो दिखाई पड़ रहा है ईरान दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, ओमान की खाड़ी दिखाई पड़ रहा है ना। उसके बाद लाल सागर दिखाई पड़ेगा। उसके बाद यहीं पर एक छोटा सा देश दिखाई पड़ेगा। कौन सा देश दिखाई पड़ेगा, आपको कतर दिखाई पड़ेगा। ये यदि आप मैप में देखिएगा तो आपको दिखाई पड़ता है ईरान से ज्यादा दूरी पर नहीं है, सिर्फ एक क्या है, यहाँ पर खाड़ी है। खाड़ी को तो क्रॉस करना है, आसानी से यहाँ पर दाग दे सकता है, मिसाइल को आसानी से यहाँ से दाग सकता है ना। तो ये इसको आसान हुआ है किसको दागने के लिए, कतर को। और यहीं पर सैन्य अड्डा बना के रखा है, कौन बना रखा है, अमेरिका सैन्य अड्डा बना के रखा है। जबकि आपको ईरान इधर कह सकता है कि आपको इजराइल, आप देखें यहाँ पर मैप आ नहीं रहे थे, आपको इजराइल आपको इस साइड दिखाई पड़ता है ना। चलिए आगे चलते हम लोग बातचीत करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए, और एक द्वीप हाल ही में जो है चर्चा में रहा है, हाल ही में जो कह सकते हैं कि खबरों में रहा है। कौन सा द्वीप, आपको चियोस द्वीप। और इस तरह का प्रश्न जब आपको ज्योग्राफी में पूछा जाता है तो पता नहीं चलता है कि आउट ऑफ सिलेबस लगता है। क्या लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस लगता है। क्यों आउट ऑफ सिलेबस लगता है, आप महानुभाव के यहाँ पढ़ चुके होंगे, किसी के यहाँ पढ़ चुके होंगे, आपको ये द्वीप नहीं पढ़ाया होगा, है ना। तो चियोस द्वीप आप देख लीजिए, किसी के यहाँ पर पढ़िए, ठीक है, किसी भी सेंटर में पढ़िए, किसी में रिसर्च सेंटर में पढ़िए, ठीक है, तो आपको नहीं पढ़ाया गया होगा चियोस द्वीप। आप जाकर अपना मैप निकाल के देख सकते हैं। क्यों नहीं पढ़ाया गया होगा, क्योंकि ये सब द्वीप जो है उतना महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन ये सब क्या है, करंट अफेयर्स में आपको देखने को मिल रहा है। तो करंट अफेयर्स में जब ये आपको चर्चा का विषय बना हुआ है तो आपको ज्योग्राफी में पूछा जा सकता है कि सीधी से पूछा जा सकता है कि ये द्वीप आपको किस देश में देखने को मिल रहा है। तो किस देश में देखने को मिल रहा है, तो हाल ही में जो खबरों में चियोस द्वीप जो रहा है, आपको ये ग्रीस का नाम सुने होंगे। कौन सा देश, ग्रीस, जिसको कि यूनान कहते थे, तो ग्रीस। आइए देख लेते हैं ये चर्चा का विषय क्यों बना हुआ था। हाल ही में होता यह है कि पूर्वी एशियन आपको दिखाई पड़ता है एशियन द्वीप चियोस, है ना, एशियन सागर दिखाई पड़ता है। एशियन सागर में ही कह सकते हैं आपको दिखाई पड़ेगा चियोस, जो कि मुख्य शहर है। और यहाँ पर क्या होता है, आग लग जाती है। जंगल में क्या होता है, यहाँ पर आग लग जाता है। और जब आग लगता है तो भयंकर आग लगता है चियोस द्वीप पर। और इसी के लिए ये जो है चर्चा का विषय, और पर्यावरण से संबंधित आ रहा है, तो पर्यावरण से संबंधित आ रहा है, तो ये आपको चर्चा का विषय बना हुआ। चियोस द्वीप हम लोग देख लेते हैं कि कहां पर दिखाई पड़ता है। ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है, जो कलर भाग दिखाई पड़ रहा है, ये आपको क्या है, ग्रीस दिखाई पड़ रहा है। और यहाँ पर जो आपको ये सागर वाला भाग, ये वैसे भूमध्य सागर का भाग है। यदि भूमध्य सागर का यदि भाग लेते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा क्या दिखाई पड़ेगा, एशियन सागर दिखाई पड़ेगा, है ना। और एशियन सागर में ही आपको दिखाई पड़ती है, क्या दिखाई पड़ता है, चियोस द्वीप दिखाई पड़ता है, जहां पर क्या होती है, भयंकर आग लग जाता है। आइए आप लोगों को थोड़ा सा चित्र दिखा देते हैं जिससे आपको समझ में आता है। ये जो आप चित्र देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर आपको ये थोड़ा सा शहर बसा हुआ है, और शहर के बगल में ही क्या हो जाती है, जंगल है। और जंगल में क्या हो जाता है, भयंकर आग लग जाता है। और आग को बुझाने के लिए ये तो आपको दूर से चित्र लिया गया है, तो इस तरह का दिखाई पड़ता है। तो जंगल में क्या है, भयंकर आग लगा हुआ है। और इसको बुझा, जब जंगल में आग लग जाता है तो इसको बुझाने के लिए बहुत ज्यादा ही कह सकते हैं कि इसमें प्रयास किया जाता है, जो कि बुझाने के लिए, है ना। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में एशियाई पैरा बैडमिंटन, कल भी आप लोगों को पैरा से दिए थे, आज भी एक प्रश्न पैरा से फिर से है। हाल ही में कह सकते हैं कि एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप जो है कहां पर आयोजित की गई है। तो आपको एशियाई जो है पैरा बैडमिंटन, ये कहां पर, थाईलैंड में।
तो थाईलैंड कह सकते हैं आपको दिखाई पड़ता है दक्षिण पूर्वी एशिया देश में दिखाई पड़ता है। आइए देख लेते हैं। तो भारतीय शटलर, ये जो शटलर कह सकते हैं किसको, आपको जो पैरा बैडमिंटन जो खेलते हैं इसको शटलर कहा जाता है। तो भारतीय कह सकते हैं कि जो बैडमिंटन खिलाड़ी है थाईलैंड में आयोजित एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में कितना पदक कह सकते हैं कि ये हो चुका है। तो कितना पदक जीता है, तो आप लोगों को ये भी पूछा जा सकता है कि कितना पदक जीता गया है। तो 27 पदक जीता गया। कितना पदक, तो 27 पदक जीता। और यह टूर्नामेंट जो है आपको 17 से लेकर 22 जून तक के बीच में खेला गया था। और ये कहां पर, तो आपको थाईलैंड में खेला गया था। यदि बात करते हैं कि इसमें भारत के द्वारा कुल कितना 27 तो पदक आपको बता चुके हैं, इसमें कितने स्वर्ण, कितना रजत और कितना कांस्य है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, 4 क्या है स्वर्ण पदक है, 10 क्या है रजत पदक है और 13 क्या है कांस्य पदक है। और नाम आता है थाईलैंड का। तो थाईलैंड के बारे में आप जल्दी से बताया, थाईलैंड की राजधानी क्या है। थाईलैंड की राजधानी आप लोगों को सभी को मालूम होना चाहिए कि बैंकॉक है। और यहाँ की यदि बात करते हैं कि यहाँ पर मुद्रा कौन सी चलती है, तो मुद्रा आपको क्या चलती है, थाई बाहत चलती है। और प्रधानमंत्री, सबसे खूबसूरत प्रधानमंत्री, सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री, ठीक है, कहाँ की प्रधानमंत्री दिखाई पड़ेगी आपको, थाईलैंड की प्रधानमंत्री। और उसका क्या नाम है, पेंटोगर्टान सिनावात्रा। यदि बात करते हैं पेंटोगर्टान सिनावात्रा के बारे में, तो आपको बहुत सी जानकारी आपको पेंटोगर्टान सिनावात्रा के बारे में बता चुके हैं, है ना। और अभी दुनिया की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री दिखाई पड़ेगी, कहाँ की दिखाई पड़ेगी आपको, पेंटोगर्टान सिनावात्रा दिखाई पड़ेगी, जो कि थाईलैंड की प्रधानमंत्री है ना। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग बातचीत करते हैं। ठीक है, प्रश्न चलिए 7 नंबर नहीं हुआ है। हाल ही में चलते देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में क्या कहते हैं, किस भारतीय राज्य ने पूर्ण साक्षरता घोषणा किया है। ये प्रश्न आपको देखिए बार बार दे रहे हैं और 3 राज्यों का नाम आप लोगों को बता चुके हैं। आज तीसरा राज्य है, 2 राज्य आप लोगों को बता चुके हैं। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने जो है पूर्ण साक्षरता घोषणा किया है, ये किसके द्वारा, त्रिपुरा के द्वारा। यदि बात करते हैं पूर्ण साक्षरता के बारे में, यदि बात करते हैं तो आप लोग अभी तक जो है केरल केरल पढ़ते आ रहे होंगे, है ना। क्या पढ़ते आ रहे होंगे, केरल केरल, है ना। तो केरल को दिमाग से निकाल देना है, ठीक है। सबसे यदि पहला राज्य नाम करते हैं तो पहला राज्य जो आपको देखने को मिलता है मिजोरम होगा, कहीं पर कहने लिखा होगा। चलिए सबसे पहला आपको बता चुके हैं कि पूर्ण साक्षरता वाला इंडिया का सबसे पहला राज्य कौन सा, मिजोरम। यदि बात करते हैं दूसरा राज्य कौन सा है पूर्ण साक्षरता, तो गोवा। दूसरा राज्य कौन सा होगा, गोवा होगा। और तीसरा राज्य आ चुका है, जिसका लिस्ट आ चुका है, वो राज्य है त्रिपुरा। अभी तक केरल का आया नहीं है, यदि केरल का आएगा तो वो देखा जाएगा। लेकिन अभी तक जो है पूर्ण साक्षरता वाला राज्य जो है आपको करंट अफेयर्स के अनुसार से किसको मारना है, मिजोरम को मारना है। यदि आपको लगा दे 2011 के डाटा के अनुसार से, तो तब किसको मारना है, केरल को, है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये आपको हाल ही में जब लगा दिया हो रहेगा कि हाल ही में किस भारतीय राज्य ने जो है पूर्ण साक्षरता। तो पूर्ण साक्षरता अभी तक में 3 राज्य, कौन कौन सा राज्य, सबसे पहला राज्य आपको याद रखना है मिजोरम नंबर 1 पे, दूसरा राज्य आपको याद रखना है गोवा, और तीसरा राज्य जो आपको याद रखना है त्रिपुरा। तो आज आपको त्रिपुरा के बारे में बता रहे हैं, तो आपको 3 राज्य आपको याद रखना है। और मस्तिष्क में जो चलता हुआ रहा है केरल, लक्षद्वीप, ये सबको धीरे धीरे क्या करना है, हाँ धीरे धीरे उसको रिमूव करना है, ध्यान रखना है उसको भी, ऐसा नहीं कि हटा देना है। तो 2011 का डाटा रहेगा। अभी तक में जो आपको जो सेट में देखने को मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 2011 के डाटा के अनुसार से पूछा जा रहा है। लेकिन अब जो आपको पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, हाल ही में। तो हाल ही में जैसे लगाएगा 2025 के अनुसार से, ये 23 जून का डाटा है, आपको 23 जून के अनुसार से बता रहे हैं कि 23 जून का डाटा के अनुसार से। वैसे आपको मिजोरम के बारे में हम बहुत पहले ही करवा चुके हैं। ये 1 महीना के अनुसार से ये तीनों राज्य आपको चेंजिंग होते हुए दिखाई पड़ रहा है। यदि जब बिहार का राज्य आएगा, तो हम लोग अभी क्या पढ़ते आ रहे हैं, बिहार क्या पढ़ते आ रहे हैं, सबसे नीचे। लेकिन जब ये डाटा पूर्णतः आ जाएगा, सभी राज्यों का आ जाएगा, तो हम लोग क्या हो जाएंगे, नीचे से तीसरे स्थान पर आएंगे, है ना। हम लोग अब पिछड़े पर नहीं रहेंगे, ठीक है। तो नीचे से हम लोग क्या रहेंगे, तीसरा। लेकिन अभी इंतजार करना है आपको, वो जब तक बिहार का डाटा आता नहीं है। तो अभी आपको 3 राज्य का ही याद रखना है। और नाम आता है त्रिपुरा का, तो त्रिपुरा के बारे में जल्दी से बताते हैं। त्रिपुरा की राजधानी क्या है, तो आपको अगरतला है। और उसके बाद यहाँ की बात करते हैं मुख्यमंत्री का, तो मुख्यमंत्री कौन है, मानिक शाह है। और यहाँ पे राज्यपाल कौन है, इंद्रसेना आपको दिखाई पड़ता है, इंद्रसेना रेड्डी नल्लू दिखाई पड़ते हैं, है ना। उसके बाद लोकसभा की यदि सीटों की बात करते हैं, तो यहाँ पर 2 सीटें दिखाई पड़ती है। और राज्यसभा की यदि सीटों की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको मात्र 1 सीट है ना। क्योंकि जनसंख्या कम है, तो जनसंख्या कम है, तो उसी अनुसार से जनसंख्या के अनुसार से बांटा गया है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग आगे प्रश्न पर बात करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। किस राज्य सरकार ने जुलाई 2025 से सामाजिक सुरक्षा पेंशन में जो है 700 रुपए प्रति माह की क्या कर दी है, वृद्धि कर दी है। तो अपना बिहार, आप
जब भी पेपर पढ़ रहे होंगे तो ध्यान दीजिएगा, आज के पेपर में भी देखने को मिलेगा, आपको कल के पेपर में भी देखने को मिलेगा। तो आपको किस राज्य के द्वारा, अपना बिहार के द्वारा, अपने बिहार के द्वारा क्या क्या गया है कि हाल ही में जो है कह सकते हैं कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो आपको कितना दिया जाता था, पहले कितना 400 दिया जाता था, तो 400 दिया जाता था, उसमें कितना का वृद्धि कर दिया है, 700 रुपया का क्या कर दिया है, वृद्धि कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अब कितना मिलेगा, तो 1100 रुपया मिलेगा। तो बिहार सरकार जो कह सकते हैं कि वरिष्ठ नागरिकों को, विधवाओं को, उसके बाद विकलांग व्यक्तियों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन में जो है उल्लेखनीय क्या क्या है, वृद्धि की है, वृद्धि की घोषणा कर दी है। आपको पता है कि वृद्धि की घोषणा इसलिए भी क्या है क्योंकि यहाँ पर आने वाले दिनों में क्या है, चुनाव है। तो ये सब जो है चुनावी रणनीति कह सकते हैं कि रणनीति के तहत, चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन सामाजिक सुरक्षा की वजह से तो समाज को क्या मिलेगा, फायदा ही होगा, है ना, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो समाज सुरक्षा की वजह से देखते हैं तो सामाजिक दृष्टि से देखने को मिलता है कि ये फायदे होते हुए दिखाई पड़ता है राज्य के। तो इस नीति के तहत जो कह सकते हैं कि मासिक पेंशन में कह सकते हैं कि राशि में 700 क्या कर दी है, वृद्धि कर दी है, जिससे जुलाई 2025 से कह सकते हैं कि कुल राशि कितना हो जाएगा, आपको 1100 हो जाएगी। कितनी राशि हो जाएगी, आपको 1100 रुपया होते हुए दिखाई पड़ेगी। इस कदम का उद्देश्य जो है समाज के कमजोर वर्गों के लिए वित्तीय सहायता में सुधार करना है और सामाजिक कल्याण के प्रति क्या करना है, आपको प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए इस निर्णय में कह सकते हैं कि बिहार में बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है जो अपने बुनियादी भरण पोषण और जीवन में कह सकते हैं कि सम्मान के लिए इन्हीं पेंशनों पर क्या है, निर्भर है। तो बहुत सारे ऐसे दिखाई पड़ता है कि जो कि कह सकते हैं कि जो वृद्ध व्यक्ति हैं उनको कह सकते हैं कि गांव घर में जो है इस पेंशन के उनको खास करके रहता है कि कब मिलेगा, तो इस पे ध्यान रहता है उन लोगों का। तो उन लोगों के लिए क्या है, फायदेमंद है, ये आपको पेंशन दिखाई पड़ता है। और यदि बिहार सरकार से संबंधित है तो बिहार सरकार से संबंधित आप लोगों को खास ध्यान रखना है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न आपको खेल से संबंधित दिखाई पड़ता है। अगला आपको 9 और 10 दोनों खेल से संबंधित दिखाई पड़ेगा। सेना, नाम सुने होंगे, सेना क्या है, सेना लड़ने वाला सेना। चलिए बात करेंगे सेना का, अभी कुछ देर के बाद बात करेंगे। पहले प्रश्न देख लेते हैं कि सेना देशों में कह सकते हैं कि 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई 30 गेंदबाज कौन बने हैं, तो कौन बने हैं, जसप्रीत बुमराह। आपको पता है टेस्ट वैसे हो चुका है, तो हम परिणाम पर बात नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट बात करेंगे, किस पे बात करेंगे, क्वेश्चन पर बात करेंगे। तो सेना देशों में कह सकते हैं कि 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई 30 गेंदबाज कौन बने हैं, ये बने हैं जसप्रीत बुमराह बने हैं। आप लोगों को जो प्रश्न पूछा जाएगा उस पर बातचीत कर रहे हैं। तो जसप्रीत बुमराह है, यहाँ पर नाम आता है सेना का। तो सेना क्या होता है, एस फोर क्या होता है, आपको साउथ अफ्रीका होगा, ई फोर क्या हो जाएगा, आपको इंग्लैंड हो जाएगा, एन फोर क्या हो जाएगा, न्यूजीलैंड हो जाएगा, और ए फोर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म इसको शॉर्ट में लिखा गया है। इसका मतलब है कि इस सभी देशों में कह सकते हैं कि आपको ये विकेट लिए हैं ना, और कुल मिला के कितना विकेट लिए हैं इन देशों में, तो आपको 150 विकेट लेने वाले कह सकते हैं कि पहले एशियाई 30 गेंदबाज बनकर इतिहास रचे हैं कौन, तो आपको जसप्रीत बुमराह। और यदि बात करते हैं तो 87 पारियों में कह सकते हैं कि 200 से 10 से अधिक विकेट कह सकते हैं कि टेस्ट विकेट लिए हैं। ये टेस्ट की केवल बात कर रहे हैं, टेस्ट विकेट कितने पारियों में कह सकते हैं कि आपको 87 पारियों में कह सकते हैं 210 से अधिक टेस्ट विकेट लिए हैं। और 14 बार क्या ले चुके हैं, 5 बार कह सकते हैं, 14 बार 5 विकेट ले चुके हैं। ठीक है, आपको 14 बार क्या ले चुके हैं, 5 विकेट लेने वाले ये गेंदबाज बन चुके हैं। और इसी तरह से आपको सेना में कह सकते हैं कि ये जो आपको 4-5 देश दिखा ना, 2-4 देश में हो सकता है, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, उसके बाद न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये चारों देशों में कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा दबदबा किसका है, जसप्रीत बुमराह का है। पहले नाम सुनते होंगे जहीर खान का, अनिल कुंबले का, कपिल देव जैसे खिलाड़ियों का नाम सुने होंगे, पहले ये सब फेमस हुआ करते थे, लेकिन इनको क्या करते हैं, ये पीछे छोड़ के आगे निकलते हैं कौन, तो जसप्रीत बुमराह। लड़का लोग तो सभी को देखते ही है ना, कुछ कुछ जो है आपको जो लड़की देख रही है उनके बारे में बता देते हैं, कि उनको बता देते हैं खास करके कि आप लोग ध्यान रखिएगा, क्रिकेट से संबंधित जो भी प्रश्न देखते हैं आपको ध्यान रखना है ना, याद रखना है कि कौन सा खिलाड़ी क्या कर रहे हैं, है ना। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। और अगला प्रश्न भी जो आपको देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है, आपको क्रिकेट से ही देखने को मिल रहा है। और क्रिकेट से क्या देखने को मिल रहा है, देख लेते हैं क्या है। हाल ही में टेस्ट मैच में क्या होता है, दोनों पारियों में कह सकते हैं कि शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज कौन बने हैं, तो ऐसे कह सकते हैं कि विकेट कीपर कौन बने हैं, जो यहाँ बल्लेबाज भी हैं, वो बने हैं ऋषभ पंत। कौन बने हैं कि जो कि दोनों पारियों में, है ना, टेस्ट में क्या होता है, 2 पारी होती है, और 2 पारी होती है तो दोनों पारियों में क्या लगाते हैं, ये शतक लगाते हैं। तो आसान है आप लोगों के लिए, ऋषभ पंत, है ना। तो विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत जून 2025 में, आपको पता है कि हाल ही में चल रहा है, वैसे हो चुका है मान के चलिए पहला मैच तो हो चुका है। तो आपको जून 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ कह सकते हैं, कहां पर ये मैच हो रहा था,
हेडिंगले में हो रहा था। हेडिंगले टेस्ट में कह सकते हैं कि आपको ये मैच हो रहा था और इसी दौरान इन्होंने क्या करते हैं, इतिहास रचते हैं। तो ये आपको जरूरत नहीं है ना, हेडिंगले के बारे में जरूरत नहीं है, सीधा याद रखिए कि आपको कहाँ पर ये मैच हो रहा है। तो आपको इंग्लैंड में कह सकते हैं, और दोनों पारियों में क्या लगाते हैं, तो आपको दोनों पारियों में लगाते हुए दिखाई पड़ते हैं, शतक लगाते हुए दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। आपको पंत की दोहरा शतक कह सकते हैं उपलब्धियों होने। चलिए बात एक लाइन और, तो ये क्या है, भारत के पहले बल्लेबाज हैं। भारत की यदि बात करते हैं तो भारत के क्या है, पहले बल्लेबाज। यदि दुनिया की बात करते हैं कि दुनिया की मानचित्र की दुनिया कैसे कौन से विकेट कीपर हैं, तो दुनिया की ये मानचित्र दूसरे विकेट कीपर हैं जो कि कह सकते हैं कि दोनों पारियों में क्या लगाते हैं, आपको शतक लगाते हैं। तो इसका मतलब है जब दुनिया के दूसरे बल्लेबाज हैं विकेट कीपर बल्लेबाज, तो इसका मतलब है कि पहले स्थान पर कौन होंगे, तो पहले स्थान पर एक कारनामा कर चुके हैं एंडी फ्लावर। आप नाम सुने होंगे एंडी फ्लावर का। एंडी फ्लावर जो है 2001 में ऐसा कारनामा कर चुके हैं। तो आपको एक तो पंत को याद रखना है और उसके बाद प्रथम स्थान पर याद रखना है किसको, जो कि पहले किए हैं आपको एंडी फ्लावर। एंडी फ्लावर भी क्या हुआ करते थे, विकेट कीपर हुआ करते थे और आपको क्या बल्लेबाज भी हुआ करते थे। किस देश के खिलाड़ी हुआ करते थे एंडी फ्लावर, पता है, नहीं पता है, जिम्बाब्वे का हुआ करते थे, है ना। जिम्बाब्वे का आपको दिखाई पड़ेगा ये एंडी फ्लावर खेलते हुए। दो भाई हुआ करते थे, दोनों आपको एंडी फ्लावर, आप लोग नहीं देखे होंगे खेलते हुए, है ना, आप लोगों के समय का ये खिलाड़ी नहीं है। चलिए हम लोग जो है ये हम लोग का यहाँ तक प्रश्न था। 10 क्वेश्चन आपको बताते हैं कि प्रतिदिन लेते हैं, है ना, और हम लोग जो है रिवीजन कर लेते हैं। और रिवीजन जो आपको करवाते हैं कब से करवाते हैं, जो आपको कह सकते हैं कि जनवरी से लेके बीच बीच में आपको क्वेश्चन कभी जनवरी का मिलने को देखने को मिलेगा, कभी फरवरी को, कभी मार्च को। इसलिए करवाते हैं कि बीच बीच में आपको रिवीजन करवाते रहते हैं, जिससे क्या होगा कि आपको याद रहे। तो देख लेते हैं कुछ कुछ क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन को रिवीजन करवाना संभव नहीं है, तो हाल ही में यहाँ से खेल से ही लिए हैं। ये जो आपको रिवीजन का जो सारा प्रश्न है आपको खेल से संबंधित है, जो भी है खेल संबंधित। देख लीजिए कौन कौन सा है। हाल ही में संतोष ट्रॉफी, यदि पूछे कि संतोष ट्रॉफी 2024-25 किसने जीती है, तो किस राज्य के द्वारा, तो पश्चिम बंगाल के द्वारा। किस राज्य के द्वारा, तो पश्चिम बंगाल के द्वारा। ये 25 का बता रहे हैं, जितना भी डाटा बता रहे हैं 25 का। हाल ही में कह सकते हैं किस खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 देने की घोषणा वैसे दिया जा चुका है। ठीक है, ये प्रश्न वहीं से लिया गया है, आपको जनवरी का ये प्रश्न है। तो ये कब, कौन कौन है, मनु भाकर है, डी कुकेश है, हरमनप्रीत है, प्रवीण कुमार है। और ये बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। आप किसी भी स्टेट को बनाते होंगे, बिहार दरोगा बनाते होंगे, बिहार एसएससी बनाते होंगे, ये प्रश्न देखने को बार बार देखने को मिलता है। वो कौन से खिलाड़ी हैं, आपको मनु भाकर है, डी कुकेश है, उसके बाद हरमनप्रीत, ये कौर है या सिंह है, हरमनप्रीत ये क्या है, ये सिंह है। ये हरमनप्रीत क्या है, ये सिंह है, ये कौर वाला हरमनप्रीत नहीं है। ठीक है, ये क्या है, हाँ हॉकी के ये क्या है, कप्तान है। ठीक है, और ये प्रवीण कुमार दिखाई पड़ते हैं आपको, पैरालंपिक के दिखाई पड़ते हैं। तो आपको ये याद रखिएगा। साल 2025 का पहला यदि शतक की बात करते हैं कि खिलाड़ी किसने जड़ा है, तो ये आपको कौशल परेरा के द्वारा। ये साल कब की बात कर रहे हैं, तो ये 25 की बात कर रहे हैं कि 2025 का कह सकते हैं कि पहला शतक यदि पूछे तो किसके द्वारा, तो कौशल परेरा के द्वारा। ये बात करते हैं ब्रिट्स शतरंज चैंपियनशिप का टाइटल संयुक्त रूप से किसने जीता है, तो आपको मैग्नस कार्लसन के द्वारा और इयान नेपो आपको न्याचिच के द्वारा जीता गया है। उसके बाद यदि बात करते हैं 38वें राष्ट्रीय खेलों का मसाल को क्या नाम दिया गया था, तो क्या नाम दिया गया था, तेजस्विनी नाम दिया गया था, है ना। चलिए ब्रिटिश जूनियर आपको ओपन 2025 स्क्वैश टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है, तो ये अनाहत के द्वारा जीता गया है। अनाहत के बारे में अभी तक मैम कह सकते हैं आपको बताते हैं कि ये जून चल रहा है और जून से लेके आपको जनवरी से लेके जून तक में अनाहत के बारे में हम अभी तक में 10 बार क्वेश्चन दे चुके हैं, है ना। तो अनाहत आपको और सीधा प्रश्न आपको पूछते हुए दिखाई पड़ रहा है। इससे आपको सेट में देखने को मिलता है कि क्या पूछता है कि अनाहत किस खेल से संबंधित है, तो अनाहत किस खेल से संबंधित है, आपको स्क्वैश से। तो अनाहत मात्र 17 वर्ष की है, छोटी सी लड़की है और आपको बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी है। किस खेल से, तो आपको स्क्वैश से। और ये आपको जो ब्रिटिश जूनियर वाला करवा रहे हैं, ये आपको जनवरी में ही ये खेल हुआ था, जब जनवरी 2025 में ही ये खेल का आयोजन किया गया था। आते हैं कुछ प्रश्न और बात कर लेते हैं। तो 15वें लक्ष्य कप क्या कहते हैं, आपको 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो किसके द्वारा, किरण जाधव के द्वारा, है ना। चलिए आगे प्रश्न कर लेते हैं, कुछ और रिवीजन कर लेते हैं। मार्टिन गुप्तिल नाम सुने होंगे, मार्टिन गुप्तिल। तो मार्टिन गुप्तिल जो है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से क्या कर लेते हैं, संन्यास। ये जनवरी में ही करते हैं, तो आपको जनवरी में ये आपको अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेते हैं। और ये किस देश के खिलाड़ी हैं, डायरेक्ट याद रखिएगा, न्यूजीलैंड के ये खिलाड़ी हुआ करते थे, है ना। उसके बाद हाल ही में बांग्लादेश के किस खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, तो ये आपको तमीम इकबाल, ये भी आपको जनवरी मंथ का ही बता रहे हैं। उसके बाद वनडे में कह सकते हैं सबसे तेजी से 4000 रन बनाने वाली महिला क्रिकेटर कौन बनी है, तो ये कौन बनी है, स्मृति मंधाना। तो हम लोगों की ये खिलाड़ी है स्मृति मंधाना, है ना, आपको ओपनिंग करते हुए दिखाई पड़ती है। उसके बाद बात करते हैं कि
पहला खो खो विश्व कप कहां पर आयोजित किया गया? तो ये कहां पर किया गया? नई दिल्ली में किया गया। और इसका चैंपियन भी कौन है? हम लोग के भारत ही है ना। और उपविजेता की यदि बात करते हैं तो उपविजेता आपको नेपाल है। इसमें आपको पुरुष और महिला दोनों की बात करते हैं तो दोनों में हम लोग ही जीते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। हाल ही में कह सकते हैं कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस देश के खिलाफ कह सकते हैं कि वनडे में सर्वोच्च स्कोर बनाया है? आयरलैंड के खिलाफ। बता दीजिए कितना? क्रिकेट वाला तो आप लोग देखिए याद रखते हैं, लेकिन अब ये भूल चुके होंगे कितना बनाई थी। महिला वाला नहीं देखते हैं तो महिला वाला से प्रश्न पूछता है 418 रन, ठीक है। तो कितना आयरलैंड को कह सकते हैं कि बुरी तरह से यहाँ पर पीटा था, और उसके बाद कितना 418 रन ये बनाते हुए दिखाई पड़ती है भारतीय महिला क्रिकेट टीम, ठीक है। तो ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम का सर्वोच्च स्कोर दिखाई पड़ता है ना। और किसमें आपको याद रखना है? आपको किसमें? वनडे में, है ना। किसमें? वनडे में। तो 418 रन 50 ओवर वाला में। चलिए आगे बात कर लेते हैं। AFI के नवगठित एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपको अंजू बॉबी जॉर्ज को। ये जितना भी प्रश्न आपको रिवीजन करवाए हैं सभी प्रश्न क्या है? खेल से संबंधित, और सभी प्रश्न जो है आपको जनवरी मंथ का है, तो आपको याद रखना है। आप लोगों को जो है पता है, और आप लोगों को कल बताया था कि पिछले वीडियो का जैसे कि प्रश्न आप लोगों को ये प्रश्न कल पूछे थे कि हाल ही में डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? आप लोगों को इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक को, है ना। इसके बारे में कल आपको पूरी तरह से विस्तार से बताए थे। इसका आंसर, सही आंसर हो जाएगा इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। आप लोग को जो प्रश्न पूछते हैं उसका जवाब आप लोग कहां पर देने की कोशिश कीजिएगा? जिस भी चैनल पर आप देख रहे हैं उस चैनल पर जो है आप देने की कोशिश कीजिएगा, उसके कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिएगा। चलिए आज का प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने जो है मानसी वसुंधरा अभियान 6.0 लॉन्च किया है? तो इसके बारे में भी मैंने कल आपको पूरे विस्तार से बताया था, और ये प्रश्न आपको देना है। इसका जवाब कहां पर देना है? आपको कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो आज का करंट अफेयर्स का सेगमेंट हम लोग रखते हैं, यहीं तक रखते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है, और अपने दोस्तों को इस वीडियो के बारे में बताइएगा। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।